नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कफीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आईटी एक्ट की धारा 66A, नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी, 3 सदस्यीय समिति करेगी महाभियोग चलाने पर फैसला। जस्टिस रंगेले पर यौन उत्पीड़न का आरोप। स्पेन से जर्मनी जा रहा विमान फ्रांस में हादसे का शिकार, एयरबस A320 में सवार सभी 148 लोगों की मौत की खबर। फिल्म कोड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कन्नड़ अभिनेता विजय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्वीन बेस्ट हिंदी फिल्म, कंगना रनावत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। ऑकलैंड में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में कीवीज ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। 73 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ग्रांट एलियट मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा सेमीफाइनल 26 मार्च को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट का रोमांच, विश्व विजेता की खिताबी जंग, महाकुंभ के महासंग्राम में पहुंचा न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में रहस्य, रोमांच, एक्शन और ड्रामा सब कुछ था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बारिश की वजह से बाधित हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 43 ओवर में 5 विकेट पर 281 रन बनाए। डुप्लेसिस ने 82 और कप्तान डिविलियर्स ने 65 रन की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एंडरसन ने 3 विकेट लिए। डकवर्थ लुइस नियम की वजह से न्यूजीलैंड को 43 ओवर में 298 रनों का टारगेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम शुरुआत से ही आक्रामक खेली, लेकिन उसके विकेट भी गिरते रहे। उछलने बल्लेबाजों की मदद से रोमांचक आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए। कीवीज की जीत के हीरो रहे ग्रांट एलियट ने 84 रन की तूफानी नाबाद पारी खेली, जबकि मॉर्केल ने 3 विकेट झटके। न्यूजीलैंड पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 मार्च को सिडनी में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसके विजेता के साथ न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। इस विश्व कप में लगातार 7 मैचों में जीत हासिल करने वाली धोनी ब्रिगेड के हौसले खासे बुलंद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने घरेलू मैदान पर जीत की पूरी कोशिश करेगी। जाहिर है दूसरे सेमीफाइनल में भी एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज के इस मैच पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप घोष हैं। जयदीप, स्वागत है आपका। उम्मीद जिस तरह की दिख रही थी बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा, लेकिन अफ्रीका में कहूँ किस्मत एक बार फिर से उनका साथ नहीं दे रही थी। जी हाँ, देखिए, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अपनी किस्मत खुद बनाई जाती है। 2 रनआउट उन्होंने जो मिस किए, जब की चेज एकदम आखिर में था, जब लग रहा था कि मैच किसी भी तरह मुड़ सकता है, वो थोड़ा क्रूशल हो गया उनके लिए। बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग जितनी अच्छी साउथ अफ्रीका की होती है उतनी थी नहीं। और जो नर्व की बात है, अगर देखा जाए कि कॉन्फिडेंस किसमें ज़्यादा था आखिरी ओवर तक, तो न्यूजीलैंड वहाँ शायद उनको थोड़ा सा आगे पीछे छोड़ के निकल गई। और हाँ, किस्मत तो खैर वही है कि जितना अच्छा आप खेलेंगे उतनी अच्छी आपकी किस्मत होगी इसमें। और घरेलू मैदान, घरेलू दर्शकों का शायद पूरा फायदा न्यूजीलैंड को मिला वहां पर। जी हाँ, फिलहाल अभी तक तो जितने मैच खेले न्यूजीलैंड में उसका पूरा फायदा मिला है। शुरू में थोड़ी सी जो फॉलोइंग थी, जो उनके जो दर्शक थे, थोड़ा सा आराम से ही उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, टूर्नामेंट आ गए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो वो भीड़ बढ़ती गई और सपोर्ट बढ़ता गया, आवाज बढ़ती गई, और उसी के शोर ने आज उनको पार कर दिया बिल्कुल आखिरी ओवर में। लेकिन क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके से अब तक न्यूजीलैंड ने खेल दिखाया है,
सबसे ज्यादा मैं कहूं कि अगर कोई किसी पर दांव लगाता दिख रहा है तो उसी टीम पर दिख रहा है। क्या वजह कि ऑलराउंडर्स की मैं कहूं कि पहले नंबर से लेकर 9वें नंबर तक उनकी मजबूती जो यही है? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि आप देखें जहां ब्रेंडन मैक्यूलम रन बना लेते हैं या मार्टिन गप्टिल रन बना लेते हैं तो टॉप से प्रेशर शुरू हो जाता है। अगर वो लोग फेल भी हो जाए तो उसके आप देखें कि केन विलियमसन ने क्रूशल पारियां खेली हैं, रॉस टेलर थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है लेकिन वो भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। उसके बाद कोरे एंडरसन ने जैसे आज खेला, एक जैसी इनिंग्स उन्होंने खेली, और ग्रांट एलियट जिनको कि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड के 15 में से आखिरी उनको चुना गया था 15 की स्क्वाड में, वो उनको निकाल के ले गए फाइनल तक। तो टीम की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। फिलहाल तो बॉलिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग तो लाजवाब है क्योंकि सारे बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लगता है कि जितने अभी टीम्स हैं उनमें अभी तक कॉम्बिनेशन तो सबसे अच्छा न्यूजीलैंड का दिख रहा है। और किसी एक हीरो का ना होना, मैं कहूँ कि एक टीम की तरह खेलना शायद सबसे बड़ी उनकी मजबूती। जी हाँ, ये देखिए एक टीम गेम है। आप जितने भी हीरो हैं जो भी हैं अल्टीमेटली वो टीम ही जाकर जीतती है। हाँ, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं हर एक की, लेकिन वो एक टारगेट की ओर सारी कॉन्ट्रीब्यूशन उसी टारगेट की ओर जाती है। तो जाहिर है कि कोई हीरो इनमें है नहीं। ग्रांट एलियट तो सबसे ही नॉन हीरो किस्म के इंसान है, बिल्कुल चुपचाप बैकग्राउंड में रहने वाले। उन्होंने आके मैच जिता दिया। तो हीरोज की जरूरत नहीं होती, परफॉर्मर की जरूरत होती है, और वो न्यूजीलैंड के पास बहुत है। और एलियट के बारे में पढ़ रहा था, शायद पता नहीं आप शायद उसकी तस्दीक करेंगे, सही है कि वो पहले दक्षिण अफ्रीका से ही थे, वहां पर जगह नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था। पैदाइश जोहान्सबर्ग की है, तो उन्होंने देखा दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खेल के कि यहाँ तो दाल गलने वाली है नहीं, तो न्यूजीलैंड चले गए। तो उसमें दक्षिण अफ्रीका को नुकसान हुआ, न्यूजीलैंड को कितना फायदा हुआ तो खैर हमने देखा ही आज। अब मैं बात करूं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है जी, और अगला जो सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और जिस तरह के मैदानों में है, किस तरह के आपको संकेत दिख रहे हैं? भारतीय टीम, कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन सा दिखता है, लेकिन क्या वाकई जिस तरह की परफॉर्मेंस तक रही टीम इंडिया की अजय है, उसके बाद क्या अभी भी चांसेस 50-50 नहीं हुए हैं? या चांसेस तो बिल्कुल 50-50 हैं, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो वो मैच वो हार जाते। किस्मत बड़ी अच्छी थी, 2-4 क्रूशल कैच उसमें भी ड्रॉप हो गए तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई वो मैच। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते। और अगर कोई टीम हरा सकती वो है इंडिया, और अगर किसी पिच पे हरा सकती तो है ये सिडनी की जो पिच है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स को असिस्टेंट मिलती है, और जाहिर है कि जहाँ पे बाउंस और पेस इतना ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे स्पिनर्स का काम बहुत क्रूशल हो जाता है, और वहाँ पे अश्विन या रविंद्र जडेजा की कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से तो बहुत फायदेमंद हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है खैर सबसे टॉप टीम ही कहिए, अभी भी फेवरेट्स कह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। उनको घर पे हराना मुश्किल काम तो है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। और टीम इंडिया को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है, किसी एक हीरो का ना होना, हर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के पीक पर इस वक्त नजर आता है जब मैदान में उतर रहा है। कमोबेश वही हालत टीम इंडिया की दिख रही है, या कोई बड़ी कमजोरी अब तक आपको दिखी मैचों में जहां पर शायद अब तक ध्यान नहीं गया है? देखिए, कमजोरी तो कोई खास नहीं है, लेकिन यही है कि जो बैटिंग है उसमें थोड़ा सा उनको, जैसे डेथ ओवर्स में आपने देखा होगा कि 45 से 50 के बीच में जो कन्वर्जन रेट है, जितने उनके रन बनने चाहिए उतने बनते नहीं है। काफी मैचेस में ऐसा हुआ कि 300 तक पहुंच गए 45 में, लेकिन जब 50 ओवर खत्म हुए तब 320, 310 ऐसे टारगेट बने। वो ऐसे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या किसी बड़ी टीम के खिलाफ उसका बड़ा भारी आपको खामियाजा भरना पड़ सकता है कि 10-15 रन 20 रन बहुत होते हैं अगर हाई स्कोरिंग मैच है तो। और रही बात दूसरी, फील्डिंग ठीक है, बॉलिंग तो अब लाजवाब ही कह सकते हैं, क्योंकि 7 मैच में 70 विकेट निकाल लिए हैं, इससे ज़्यादा तो उम्मीद कर नहीं सकते। लेकिन ये कि अगर कोई कमी है तो थोड़ी सी शायद जो लास्ट फाइनल 10-15 ओवर की जो बैटिंग है उसमें थोड़ा सा काम हो सकता है। आज के मुकाबले में क्या सिर्फ फील्डिंग आप कहेंगे जो बड़ा फर्क था दोनों टीमों के बीच में, जिसने हार और जीत सब कुछ तय कर दिया? देखिए, साउथ अफ्रीका टीम की जो आप परफॉर्मेंस देखें उसमें एबी डिविलियर्स पे बहुत प्रेशर रहता है कि वो आए हैं, वो बैटिंग भी करें, फील्डिंग भी करें, और आज तो बॉलिंग भी कर रहे थे। तो उन पे कप्तानी के भी प्रेशर है और परफॉर्म भी करना, जाके बैट से रन भी बनाने। थोड़ा बहुत उनको आज असिस्टेंस राइली रूसो से मिल गया, डेविड मिलर से मिल गया, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम वो है कि 1 या 2 प्लेयर्स पे बहुत डिपेंडेंस। डेल स्टेन जाके बॉलिंग करेंगे तो टीम जीतेगी, अगर नहीं करेंगे तो, और आज कुछ खास नहीं कर पाए, और वो कर नहीं पाए। उनका फॉर्म इस वर्ल्ड कप में कुछ खास अच्छा ऐसे भी नहीं रहा। वर्नन फिलैंडर आते हैं मैच में, एक मैच में खेले, दूसरे में अनफिट, सेमीफाइनल में खेले, आधे मैच में अनफिट होकर बाहर हो गए। तो उनकी प्रॉब्लम्स तो हैं। कंप्लीट टीम उनकी है नहीं, कंप्लीट टीम तो खैर कोई नहीं होती है, लेकिन अगर 90% कंप्लीट भी होती है टीम तो उसकी परफॉर्मेंस पे दिखाई देता है। अगर 2-3 प्लेयर पे डिपेंड करेंगे तो फिर उसमें मुश्किल तो आपको झेलनी पड़ेगी।
जी, एक आखिरी सवाल अगले सेमीफाइनल के लिहाज से मैं कहूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि चेज करना इंडियन टीम की थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अगर क्या वाकई टॉस बहुत क्रूशियल होगा वहां पर? जी हाँ, टॉस तो जरूर बिल्कुल ही क्रूशियल होगा। जो भी टॉस जीतेगा मेरे हिसाब से तो बैटिंग ही करेगा पहले, और क्योंकि एक बार 300, 325, 350 का अगर टारगेट आप खड़ा कर दें, फिर शायद कोई भी टीम चेज कर रही हो, प्रेशर तो उसका होता ही होता है। 2-4 ओवर अगर आपके डामाडोल हो गए तो वो चेज बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका आस्किंग इनिंग अगर 6 रन का, 6.5 रन का है, 3 ओवर या 5 ओवर अगर उसमें से खराब निकले तो 7-8 रन को आपको चेज करने पड़ते हैं, वो प्रेशर तो रहता है। तो टॉस जीत के, टॉस वाइटल है, और टॉस जीते तो बैटिंग ही करेंगे मेरे हिसाब से। चलिए जयदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मैच के बारे में बातचीत करने के लिए, और उम्मीद देखते हैं अगले मुकाबले में भारतीय टीम कितनी उम्मीदों पर खरा उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। What special report on conquering tuberculosis? Search for a wonder weapon tonight at 10:30 p.m. on Rajya Sabha Television. In the Maths Factor, we travel through time and space and see how maths has evolved and how it is a part of the world around us. Join us on Rajya Sabha Television. Watch the Maths Factor every Sunday at 8 a.m. आईटी की धारा 66A खत्म, सोशल मीडिया पर आजादी बरकरार। देखिए देश देशांतर, धारा 66A रद्द, आज रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात कोर्ट के एक अहम फैसले की। अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया। ये धारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट के लिए गिरफ्तारी का अधिकार देती थी और आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती थी। इसके बावजूद किसी भी नागरिक को गलत टिप्पणी की आजादी नहीं होगी। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत पुलिस मामला चला सकती है। वेबसाइट्स पर तीखी टिप्पणियां करने वालों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना तकनीक कानून की धारा 66A को अवैध करार दिया। कोर्ट के मुताबिक यह धारा सीधे तौर पर संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी को कम करती है। केंद्र सरकार ने इस धारा को बनाए रखने की वकालत की थी। उसने कहा था कि इस धारा का इस्तेमाल गंभीर मामलों में ही किया जाएगा और उपयोग के लिए नियम बनाए जाएंगे। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। ये सच्चाई है कि देश में टेररिज्म, देश में कम्युनल वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, तो उसके बारे में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को अगर लगता है कि आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा कुछ सोचने की जरूरत है, तो दिस गवर्नमेंट विल कंसिडर ओनली विथ एडिक्वेट सेफगार्ड्स, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ फीडबैक वी गेट। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69A और 79 को वैध करार दिया, लेकिन कुछ पाबंदियां लगा दी। धारा 69A में किसी पोस्ट को ब्लॉक किया जा सकता है। आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में जेल में रहे लोग इस फैसले से खुश हैं। मुझे लगता है फ्री स्पीच की इस देश में ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहस बनी है, डिस्कशंस हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, टीवी तक पहुंची है, अखबारों तक पहुंची है, पर वो मुकाम तक पहली बार पहुंची है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। कुछ दल इस पर चर्चा भी चाहते हैं। 66A बेलेबल ऑफेंस होता था, लेकिन जो अधिकारी हैं, इंडियन पेनल कोड की जो धाराएं हैं, उनको 66A से जोड़ के उस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर लेते थे। तो होगा क्या आप कि 68A तो चले गया और उसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं जाएगी। लेकिन वही एनफोर्समेंट एजेंसीज अब पेनल कोड के द्वारा, उनकी धाराओं के द्वारा उनको हिरासत में लेंगे। यहाँ आजादी का मतलब गाली गलौज नहीं है, आजादी का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा वो एक्ट? साल 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन कर धारा 66A जोड़ी गई थी। इस धारा के खिलाफ पहली अर्जी 2012 में श्रेया सिंघल ने दायर की थी। उस साल मुंबई के पास पालघर में 2 लड़कियों को आपत्तिजनक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था।
16 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। संविधान के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आजादी लोकशाही में मानव के लिए सबसे बड़ी आजादियों में से एक है। यही बात आज के इस फैसले के बाद साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये बात दोहरा दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ जो भी कानून बनाया जाएगा उसको इसी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला आज सुरक्षित रख लिया। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इन याचिकाओं को अपरिपक्व बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। याचिका में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। जनहित याचिका में कहा गया कि मौजूदा बिल संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल भी देता है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों के लिए मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था की जगह नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संसद से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी एक्ट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। महिला जज के यौन उत्पीड़न के आरोपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज एस.के. गंगेले पर राज्यसभा में महाभियोग चल सकता है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज 58 सांसदों की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत इस महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सभापति इस मामले में अब न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सकते हैं, जो महाभियोग चलाने के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। न्यायाधीश गंगेले पर ग्वालियर की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय की एक महिला न्यायाधीश का यौन शोषण करने का आरोप है। नियमों के मुताबिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का होना जरूरी है। इससे पहले 2 जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर नाराजगी जताई है। भोपाल में विधानसभा परिसर में वो आज मीडिया से बात करने वाले थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बौखलाहट में उन्हें बाहरी व्यक्ति बता रही है। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ काफी सबूत हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम मामले पर वो लड़ाई जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में भी आज ये मामला उठा। मैं नहीं समझता था कि घबराहट ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। विधानसभा परिसर में आज से नहीं, जब से विधानसभा मध्य प्रदेश में लगना प्रारंभ हुई है, तब से लेकर आज तक विधानसभा परिसर में किसी को प्रेस से, मीडिया से बात करने से नहीं रोका गया। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी की धारा 66A को किया रद्द। सोशल मीडिया में कमेंट पर नहीं होगी गिरफ्तारी। क्या हो अभिव्यक्ति की सीमा हमारी। देखिए पहली खबर, धारा 66A खत्म, आज रात 8 बजे। चूड़ियां रंग है सुहाग का, खुशी का, संपन्नता का। तो चलिए हमारे साथ इस एक और सफर पर, जहां आपकी मुलाकात हम करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन चूड़ियों के कारीगरों से। पिसती है जिंदगी कांच में कारीगरों की, खूबसूरती में छिपी बदसूरती। देखिए अस्मिता में फिरोजाबाद से हमारी खास पेशकश, चूड़ियों के रंग फिरोजाबाद के, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। What special report on conquering tuberculosis? Search for a wonder weapon tonight at 10:30 p.m. only on Rajya Television.
खाने पीने की चीजों की बर्बादी कम करने के लिए 17 नए फूड पार्क को मंजूरी मिल गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने बताया है कि 12 राज्यों में बनने वाले इन पार्कों पर सरकार 850 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। 25 मेगा फूड पार्क बनाने पर पहले ही मुहर लग चुकी है। इन पार्क में किसान जल्दी सड़ने वाली फसलों को रख सकते हैं। इन सारे मेगा फूड पार्क 17 मेगा फूड पार्क से शायद 4000 करोड़ तक की निवेश आएगा और एनुअल टर्नओवर इनका 8000 करोड़ तक होगा। तकरीबन 80,000 लोगों को इसमें नौकरी की संभावना है और 5 लाख किसानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट अकेले इन 17 नए मेगा फूड पार्क से मिलेगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के मामले में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जेची की अध्यक्षता में दिल्ली में 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने जनसंख्या और राजनीतिक पहलुओं के आधार पर सीमा मसला हल करने पर सहमति जताई। भारत ने चीन के साथ मिलकर रेलवे, स्मार्ट सिटी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग का भी निर्णय किया। चीनी प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्हें संदेश दिया। मई में प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जा सकते हैं। भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए अब खाड़ी के प्रमुख देश कतर की मदद लेगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। वो आज देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। कतर दुनिया के सबसे धनी देशों में शुमार किया जाता है, इसलिए भारत कतर से और ज्यादा निवेश हासिल करना चाहता है। भारत दौरे पर आ रहे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी होगी। Discussions during the meeting of our leaders will focus on investment opportunities from Qatar to India, especially in the light of the unveiling of the Make in India program in India. कतर के अमीर का यह दौरा 2 दिनों का होगा। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। कतर में भारत के 6 लाख लोग काम करते हैं और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 86% कतर से ही आयात होता है। कतर खाड़ी और अरब देशों के बीच भारत का एक प्रमुख सहयोगी माना जाता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान में सवार सभी 148 लोगों की मरने की आशंका है। यह विमान जर्मन विंग्स कंपनी का था, जो लुफ्थांसा की ही सस्ती विमान सेवा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म कोड को मिला है। वहीं कन्नड़ फिल्म नानू अबनला अवालू के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिल्म क्वीन को सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाली कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुजीत मुखर्जी को बंगाली फिल्म चतुष्कोण के लिए मिला है और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड प्रियंका चोपड़ा की अभिनय वाली मैरी कॉम को मिला। हैदर फिल्म के खाते में भी कई अवार्ड आए हैं। वहीं गायक सुखविंदर सिंह को बिस्मिल बिस्मिल गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर चुना गया। और खबरों के इस सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।